अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम। यस मैम। ओके बेटा। मैम हमारे मीट में एमसीक्यूज होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे? बेटा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके मैम। Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we have studied about the valvular heart diseases. We studied about the mitral sclerosis and mitral regurgitation. Previously, we have studied mitral stenosis and mitral regurgitation. Today, we will study about the aortic stenosis and aortic regurgitation. Today, we will study about the diseases of the aortic valve. ठीक है ना, यहाँ से पढ़ना था ना आपने aortic stenosis से। तो यस मैम। जी, when we talk about the etiology of aortic stenosis, etiology जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि वेल्व का जो स्टेनोसिस है उसकी 3 कॉजेज होती हैं, कंजेनिटल, सिनाइल और रोमैटिक कार्डाइटिस। रोमैटिक हार्ट डिजीज और सिनाइल चेंजेस यानी कि एज चेंजेस की वजह से जो वेल्व खराब हो सकता है या उसका स्टेनोसिस हो सकता है या उसका रिगर्जिटेशन हो सकती है। एंड द कंजेनिटल यानी कि बर्थ डिफेक्ट के तौर पे वेल्व का स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन हो सकती है। तो किसी भी वेल्व की स्टेनोसिस में ये 3 कॉजेज होती हैं और किसी भी वेल्व की रिगर्जिटेशन में यही 3 कॉजेज होती हैं प्लस ट्रॉमेटिक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सिफिलिटिक एओर्टाइटिस, सिफिलिस यानी कि ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से जो स्पाइरोचीट बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो, और मायोकार्डियल इंफाक्शन एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये सब चीजें किसी भी वेल्व का रिगर्जिटेशन कर सकती हैं। इसमें थोड़ा सा एज के लिहाज से उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, बट द बेसिक pathology is the same which we have already discussed, the causes of valvular regurgitation. What happens when there is aortic stenosis? What happens when the aortic valve is the valve between the left ventricle and aorta. When it got stenosed, the orifice or the opening of the aortic valve become narrowed. तो फिर इससे क्या होता है, इंक्रीज इन आफ्टर लोड। जो हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है, हार्ट में जो फोर्स लगानी है ब्लड को पुश करने के लिए, फोर्स करने के लिए इनटू द एओर्टा, वो उसको लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा लगानी पड़ेगी टू पुश ब्लड अगेंस्ट दिस स्टेनोज्ड वेल्व. दिस थिंग विल रिजल्ट एज एओर्टिक हाइपरट्रॉफी इन द स्टार्ट. ये चीज जो है वो शुरू में कंपनसेट की जाएगी थ्रू वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, बट फाइनली द हाइपरट्रॉफी कैन नॉट compensate the condition for a long time, and finally there will be dilatation and failure of the left ventricle, that is heart failure. So the second thing which happen is the reduced cardiac output because of the stenosed valve. Adequate amount of blood will not flow to the aorta. That will result into reduced cardiac output. That will be in the form of weakness and fatigue. Patient will complain about the weakness and fatigue.
because of this reduced cardiac output. Third thing is ventricular hypertrophy. Fourth thing is incomplete emptying of the atrium. Because of the stenosed valve and hypertrophy of the ventricle, there is less amount of blood. There is more amount of blood inside the left ventricle. That will result into not a complete emptying of the left atrium. अगर यहाँ पे हाइपरट्रफी होगी, अगर यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि पूरा ब्लड आगे नहीं जा पाता, तो हर वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड का अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा. That will result into incomplete emptying of the left atrium, and you know incomplete emptying of the left atrium will result into pulmonary congestion, जिसका मैकेनिज्म हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. अच्छा, बाद बच्चों में ये जो एओर्टिक वेल्व होता है ये बाइकस्पिड होता है बाय बर्थ. नॉर्मल क्या है कि सिर्फ जो माइट्रल वेल्व है वो बाइकस्पिड होता है, उसके 2 कस्प होते हैं. उसके अलावा तीनों जो हार्ट वेल्व हैं, पल्मोनरी, एओर्टिक और ट्राइकस्पिड वेल्व, इन सब के 3 कस्प होते हैं. तो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि बाय बर्थ द एओर्टिक वेल्व इज बाइकस्पिड वेल्व, नॉट अ ट्राइकस्पिड वेल्व which is normally tricuspid. तो बाइकस्पिड अगर होगा तो एडल्ट लाइफ में जाके उसका स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन होने की, जो बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व बन गया बाय बर्थ, आगे जाके एडल्ट लाइफ में उसकी रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस होने के ज्यादा चांसेस हैं. तो फ्लो शीट हम देख लेते हैं. स्टिफनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक वेल्व, स्टिफनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक वेल्व will result into left ventricular hypertrophy because of the increased workload over the left ventricle. Left ventricle has to push hard. Left ventricle has to work hard to push the blood through a stenosed valve. That will ventricular hypertrophy. Ventricle का जो muscle mass है वो ज्यादा हो गया. That will result into the compression of the coronary arteries. ये एक important phenomena है aortic stenosis में. In addition to the other problems, क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जब हाइपरट्रफी होगी तो उसमें जो कॉर्नरी आर्टरीज है वो कंप्रेस हो जाएंगी. और दूसरी बात ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है, इसलिए वो कॉर्नरी आर्टरीज जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रीवियसली सप्लाई कर रही थी, अब ये जो ब्लड सप्लाई है ये इस हाइपरट्रॉफिड वेंट्रिकल के लिए काफी नहीं है. द हाइपरट्रॉफिड वेंट्रिकल जिसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसको अपना वर्कलोड परफॉर्म करने के लिए इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, जो कि कॉर्नरी आर्टरीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी. So that is why low oxygen supply will result into myocardial ischemia, chest pain, angina और MI के symptoms patient को आ सकते हैं. Patient may get angina और MI. Due to the left ventricular hypertrophy, there is compression of the coronary arteries, increased workload over the left ventricle. It needs increased amount of blood to perform its functions normally and properly. But the hypertrophied left ventricle, the amount of blood supply the hypertrophied left ventricle is getting is not adequate, is not much. Coronary arteries अपना normal blood supply दे रही हैं, लेकिन बात ये है कि आगे डिमांड बढ़ गई है. coronary arteries तो अपना जितना ब्लड सप्लाई उन्होंने करना था वो कर रही हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं कर सकती. लेकिन बात ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको अब और ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत है. वहां डिमांड बढ़ चुकी है, वहां मसल मैस बढ़ चुका है, कार्डियक वर्कलोड बढ़ चुका है, आफ्टर लोड बढ़ चुका है. तो इस वजह से द अमाउंट ऑफ ब्लड coronary arteries are supplying is not enough. That will result into the problem of myocardial ischemia and angina. कार्डियक आउटपुट भी लो होगा क्योंकि एओर्टा में ब्लड जा ही कम रहा है. और क्या होगा इसमें, narrowing and stiffening of the aortic valve will result into incomplete emptying of the left atrium. लेफ्ट एट्रियम जो है वो भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होगा. दैट विल रिजल्ट इनटू पल्मोनरी कंजेशन, दैट विल रिजल्ट इनटू राइट साइडेड कार्डियक फेलियर आफ्टरवर्ड्स, जो हम पीछे लेक्चर में भी डिस्कस करते रहे. अब हम सिम्टम्स पे आ जाते हैं. अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्टेनोसिस है तो आमतौर पे पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते. अगर माइल्ड स्टेनोसिस है या मॉडरेट स्टेनोसिस है, ये जो ग्रेडिंग है ये एकोकार्डियोग्राफी पे की जाती है. माइल्ड टू मॉडरेट स्टेनोसिस है तो पेशेंट को आमतौर पे सिम्टम्स नहीं आते. सीवियर स्टेनोसिस है उसमें भी जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स आए, लेकिन सीवियर स्टेनोसिस में सिम्टम्स आते हैं. जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जिसको सीवियर स्टेनोसिस है उन सबको सिम्टम्स आए. सीवियर स्टेनोसिस वाले जो कुछ पेशेंट्स हैं उनको सिम्टम्स आते हैं. और सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या होंगे, एक्सर्शनल डिस्निया. पेशेंट व्हेन
he or she will exhibit more than normal activity. जब एक नॉर्मल लेवल एक्टिविटी का उससे ज्यादा काम जब वो करेंगे, एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल करेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, मोर देन नॉर्मल लेवल की एक्टिविटी करेंगे, तो दे विल एक्सपीरियंस डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कुछ भी कह लें। इसके अलावा एंजाइना, बिकॉज ये जो हाइपरट्रोफिड लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी डिमांड्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक्सर्शनल सिंकपी, मोर देन नॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर या एक्सरसाइज के ऊपर सिंकपी का क्या मतलब होता है? थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाना, ठीक है। कार्डियक आउटपुट लो हो गया, ब्रेन को ब्लड कम जा रहा है, सिंकपी। पेशेंट थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस एंड एक्सर्शनल सिंकपी, दीज आर द कार्डिनल सिम्टम्स। इसका क्या मतलब होता है? कार्डिनल का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट, खास तौर पे जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। कार्डिनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये जो है कार्डिनल सिम्टम्स है इसके, और सडन डेथ भी इसकी वजह से हो सकती है, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से, और पल्मोनरी एडीमा यानी कार्डियक फेलियर के जो एपिसोड्स हैं वो भी आ सकते हैं। पल्मोनरी एडीमा कब होगा? इसकी किस वजह से हो रहा है? पल्मोनरी कंजेशन की वजह से। देयर इज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी वास्कुलेचर, तो फ्लूइड कंटेंट उसका जो है वो टिश्यू में आ जाएगा, यहाँ पे लंग टिश्यू में आ जाएगा, एल्वेलाई में आ जाएगा, क्योंकि उससे तो नॉर्मली उसे ब्लड वेसल्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन ब्लड वेसल्स में जो अमाउंट ऑफ ब्लड है दैट इज मोर देन नॉर्मल, मोर देन adequate, more than normal blood is there in the pulmonary vasculature. So fluid, अब ब्लड सेल्स तो बाहर नहीं निकल सकते, वो भी थोड़े बहुत निकलेंगे जब ब्लड टेंज्ड प्लूरल इफ्यूजन या ब्लड टेंज्ड पल्मोनरी एडीमा होगा, तो वो भी थोड़ा बहुत आरबीसीज भी निकलेंगे, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि फ्लूइड कंटेंट विल कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द पल्मोनरी टिश्यू, तो पल्मोनरी एडीमा इसकी वजह से हो सकता है। इसमें मर्मर कौन सा मिलता है एओर्टिक स्टेनोसिस में? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। हर वेवफॉर्म की एक शक्ल बनती है, एक ग्राफ बनता है या एक फिगर बनती है। जब पल्स ऑक्सीमीटर पे हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं तो पेशेंट की जो पल्स है उसकी एक फिगर बनती है, उसकी एक शेप बनती है। तो इसमें एओर्टिक स्टेनोसिस में ये हमारी नॉर्मल पल्स की शेप है, ये हमारी नॉर्मल पल्स की शेप है। नॉर्मल जो बंदा होता है उसकी पल्स की शेप मॉनिटर पे बार 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 ऐसी आती है, जबकि एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट की स्लो राइजिंग पल्स होती है, एक आहिस्ता आहिस्ता राइज करती है और फिर एकदम से ड्रॉप करती है, आहिस्ता आहिस्ता राइज करती है एकदम से ड्रॉप, स्लो राइजिंग पल्स फॉर एग्जांपल इन एओर्टिक स्टेनोसिस। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एओर्टिक स्टेनोसिस भी होता है और रिगर्जिटेशन भी होती है, एक ही वेल्व में दोनों प्रॉब्लम होते हैं, वो वेल्व स्टेनोज्ड भी है और उसमें से ड्यूरिंग डायस्टली बैक फ्लो ऑफ ब्लड भी आता है, लीक भी करता है, स्टेनोसिस भी है, लीक भी करता है वेल्व। तो इस केसेस में हम कहेंगे कि एओर्टिक स्टेनोसिस भी है और रिगर्जिटेशन भी है। ऐसे पेशेंट में पल्सस बिस्फिरेंस आएगी। बिस का क्या मतलब होता है कि यहाँ से बाइफिड डिवाइडेड है, पल्सस बिस्फिरेंस, pulsus bisferens in the cases of aortic stenosis and aortic regurgitation, ठीक है जी। तो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर इसमें एज अ साइन हमें मिलेगा, स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स। अच्छा, ये जो चीज है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसको कहते हैं करेक्टर ऑफ द पल्स। दिस इज कॉल्ड करेक्टर ऑफ द पल्स विच इज सीन इन अ लार्जर आर्टरी। ये जो करेक्टर ऑफ द पल्स है ये हम डॉर्सालिस पीडस में नहीं देखते, ये हम रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी में नहीं देखते, ये आइडली ये हम या तो ब्रेकियल में देखते हैं या फिर कैरोटिड में देखते हैं, या तो ब्रेकियल में देखते हैं या फिर कैरोटिड में देखते हैं। ये हमें बड़ी आर्टरी में देखना है, ये हमें बड़ी आर्टरी में देखना है, छोटी छोटी आर्टरीज में ये करेक्टर ऑफ द पल्स हम नहीं देख सकते। अच्छा जी, थर्स्टिंग एपेक्स बीट। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी हाइपरट्रफी हो चुकी है, तो एपेक्स बीट को जब आप फील करेंगे तो वो बड़ी फोर्सफुल फील होगी, थर्स्टिंग एपेक्स बीट। नैरो पल्स प्रेशर का क्या मतलब होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ज्यादा फर्क नहीं होता इन द एओर्टिक स्टेनोसिस। फॉर एग्जांपल अगर 120 सिस्टोलिक है तो 100 या 100 डायस्टोलिक है, तो पल्स जो प्रेशर है वो नैरो होता है। Signs of pulmonary venous congestion में crepitations we can hear on auscultation of the lungs. Investigations वही है, ECG, chest X-ray and echocardiography will help diagnose the problem of any of the cardiac valve, whether it is aortic, mitral, tricuspid, pulmonary, उनका stenosis है, उनकी regurgitation है, किस चैम्बर का कितना साइज है, किस चैम्बर की वॉल थिकनेस कितनी है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। इजेक्शन फ्रैक्शन का क्या मतलब है? इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल एक सिस्टली में कितने % ब्लड उसके अंदर जो है उसको
एओर्टा में पुश कर देता है, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल द नॉर्मल रेंज इज 50 to 70%. द नॉर्मल रेंज इज 50 to 70%. एक सिस्टली में लेफ्ट वेंट्रिकल को चाहिए कि वो अपने अंदर मौजूद 70% ब्लड को पुश कर दे और सिर्फ 30% उसके अंदर रह जाए. आइडियल ये है. बहरहाल देयर इज अ रेंज, अगर 50% ब्लड को पुश करता है और 50% उसके अंदर रह जाता है तो भी ठीक है, लेकिन इससे कम अगर इजेक्शन फ्रैक्शन है तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक. फॉर एग्जांपल किसी जो कार्डियक फेलियर वाला हार्ट होता है, एट टाइम्स इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 20% पे पहुंचा होता है. एक सिस्टली में सिर्फ 20% ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है और 80% उसके अंदर ही पड़ा रहता है, तो हम कहेंगे कि ये इसका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 20% है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है. हार्ट फेलियर में ऐसा होता है. अच्छा जी, मैनेजमेंट इसकी क्या करनी है? एसिम्प्टोमेटिक एओर्टिक स्टेनोसिस है, चाहे माइल्ड है, चाहे मॉडरेट है, चाहे सीवियर है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है तो हमने कुछ नहीं करना, पेशेंट को फॉलोअप पे रखना है. फॉलोअप पे क्यों रखना है? कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं तो जल्दी से भी सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है. लेकिन पेशेंट को जैसा भी स्टेनोसिस है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो हमें क्या तकलीफ है? अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो हमने उसका जो है वो कोई इंटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करना. सर्जरी, एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट या एओर्टिक वेल्व का स्टेनोसिस है तो उसकी डायलिटेशन कुछ भी नहीं करना, बस पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है. अच्छा, अब मॉडरेट टू सीवियर स्टेनोसिस है तो इसको भी 1 से 2 साल में डॉपलर एकोकार्डियोग्राफी के जरिए इवैल्यूएट करते रहेंगे, या पेशेंट को कहेंगे कि जब उसको सिम्टम्स आए तो वो तब हमारे पास आए. अच्छा, फाइनली अब सिम्टोमेटिक सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, यानी सीवियर भी है और सिम्टोमेटिक भी है, या कोई सा भी एओर्टिक स्टेनोसिस है उसमें सीवियर सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं, तब वेल्व रिप्लेसमेंट इज इंडिकेटेड. Only in the symptomatic cases, the treatment is indicated only in the symptomatic cases. The treatment is required only in the symptomatic cases. ठीक है, क्योंकि सर्जरी जो है वो रिस्की होती है, तो अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो इट्स ओके. ठीक है. कंजेनिटल एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में बलून वेल्वुलोप्लास्टी की जाती है और एडल्ट्स में वेल्व रिप्लेसमेंट की जाती है. एट्रियल फिब्रिलेशन और पोस्ट वेल्व रिप्लेसमेंट विद द मैकेनिकल प्रोसेसेस, जब पेशेंट को एट्रिया भी चूंकि अफेक्ट हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है, वो कभी कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो पाता, तो इस तरह लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर बढ़ेगा. that will result into atrial hypertrophy and finally atrial dilatation, and it can result into atrial fibrillation which is an arrhythmia. तो इस केस में अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट को, या वेल्व रिप्लेसमेंट के बाद मैकेनिकल वेल्व लग जाए, तो इन केसेस में एंटीकोएगुलेंट मैनेजमेंट में हेपरिन जो है वो पेशेंट को दी जाती है. नेक्स्ट इज एओर्टिक रिगर्जिटेशन. जो कॉजेज हैं वो तकरीबन वही कॉजेज हैं कि जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ट्रॉमा, एओर्टिक डायलिटेशन इन केस ऑफ मार्फैन सिंड्रोम, एन्यूरिज्म, डायसेक्शन एंड सिफिलिस, तकरीबन वही जो है वो रिगर्जिटेशन की भी कॉजेज हैं. मार्फैन सिंड्रोम एक कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट है. मार्फैन सिंड्रोम एक मौरूसी बीमारी है, कंजेनिटल डिजीज है जिसकी काफी सारी मैनिफेस्टेशंस होती है. कंजेनिटल डिजीज है, क्रोमोसोमल तरह का डिसऑर्डर है जिसमें काफी सारी चीजें जो है वो डीरेंज होती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो खराब होते हैं. तो उसमें एक चीज ये हो जाती है मार्फैन सिंड्रोम में कि एओर्टा जो है वो डायलेट हुआ होता है, उसका जो डायमीटर है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है. तो एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है? फोकल डायलिटेशन ऑफ अ ब्लड वेसल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है. और डायसेक्शन का क्या मतलब है कि एओर्टा की जो 3 वॉल्स हैं, वॉल के जो 3 कंपोनेंट है, इंटिमा, मीडिया और एडवेंटिशिया, जो 3 कंपोनेंट है, उसमें से एक वॉल के अंदर ब्लड सीप करना शुरू हो जाता है. ठीक है, एक स्लिट बन जाती है और वहां से ब्लड जो है वो एओर्टा की वॉल के अंदर ब्लड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं एओर्टिक डायसेक्शन. दैट कैन फाइनली रिजल्ट टू एओर्टिक रप्चर भी उसकी वजह से हो सकता है, वॉल वीकनेस हो जाती है ना बहुत. एंड फाइनली द कॉज सिफिलिस, a bacterial infection caused by a spirochete bacteria Treponema pallidum. इसमें सिफिलिटिक एओर्टाइटिस हो सकता है, एओर्टा का इन्फ्लेमेशन. तो जब वो रिजॉल्व करेगा तो देयर विल बी डायलिटेशन ऑफ द एओर्टा, एओर्टा विल नॉट बी नॉर्मल. अच्छा जी, तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन जो है उसमें क्या होगा कि जो वेल्व है एओर्टिक वेल्व, उसमें जब जो है वो डायस्टली होती है तो ब्लड विल कम बैक फ्रॉम द एओर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल को वही ब्लड जिसको वो ऑलरेडी पुश कर चुका था
दोबारा दोबारा अगेन एंड अगेन पुश करना पड़ेगा, देयर विल बी वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, that will result into increased workload over the left ventricle, that will result into the left ventricular hypertrophy, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड है, यहाँ वॉल्यूम ओवरलोड है तो फिर लेफ्ट एट्रियम में भी वॉल्यूम ओवरलोड होगा, एंड first there will be ventricular hypertrophy, finally there will be ventricular dilatation and ventricular failure. aortic regurgitation का क्या मतलब है कि डायस्टली में जबकि एओर्टिक वाल्व को बड़ा अच्छा सा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, स्टेनोज होना मतलब कि बंद होना चाहिए, देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ ब्लड बैक फ्रॉम द एओर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन की केस में ऐसा नहीं होता ड्यूरिंग डायस्टली, जबकि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड रिसीव कर रहा होता है, तो अक्रॉस द रिगर्जिटेटिंग एओर्टिक वाल्व एओर्टा से भी ब्लड वापस जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा होता है, तो इसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व की रिगर्जिटेशन। Incomplete closure of the aortic valve will result into backflow of blood to the left ventricle. Left ventricle hypertrophy and dilatation will be there. That will result into the left-sided heart failure and decreased cardiac output. ठीक है जी, क्योंकि ब्लड जो है वो डायस्ट्री में, जो सिस्टली में ब्लड भेजा था वो डायस्ट्री में वापस ले लिया, तो कार्डियक आउटपुट तो इन रिटर्न फिर कम हुआ। अच्छा जी, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज देयर, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी इज देयर, increased pulmonary pressure is there, right ventricular pressure is there, right sided heart failure can result. So eventually there will be both right sided and left sided heart failure, सारी ही valvular heart diseases में। Symptoms इसके क्या होंगे, mild to moderate aortic regurgitation में, जिस तरह स्टेनोसिस में हमने बात की कि mild to moderate cases में mild stenosis है, mild regurgitation है या moderate regurgitation है, usually the patient will be asymptomatic। ठीक है जी, क्योंकि शुरू में जो है वो वेंट्रिकुलर डायलेटेशन एंड हाइपरट्रोफी होके कंपनसेशन हो रही होती है, लेकिन पेशेंट विल एक्सपीरियंस पैल्पिटेशन, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट। सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन के केसेस में पेशेंट विल एक्सपीरियंस ब्रेथलेसनेस एंड एंजाइना, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। तो ये होंगे सिम्टम्स, साइंस बहुत ढेर सारे हैं। बहरहाल इसमें कोलैप्सिंग पल्स आती है, ठीक है, करेक्टर ऑफ द पल्स को अगर हम देखें पीछे, जैसे हमें पल्सस डिफरेंस मिली थी, इसमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टेनोसिस बहुत दोनों थे, और हमें एओर्टिक स्टेनोसिस में स्लो राइजिंग पल्स मिली थी, तो इसमें हमें कोलैप्सिंग पल्स मिलेगी, इसमें हमें कोलैप्सिंग पल्स मिलेगी। लार्ज वॉल्यूम पल्स भी से कहते हैं, कोलैप्सिंग पल्स भी कहते हैं। बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस, पेरिफेरल पल्सेस जो है वो बड़ी हाई वॉल्यूम होंगी, बाउंडिंग। कैपिलरी पल्सेशन इन द नेल बेड्स, क्विंकीज साइन, फेमरल ब्रूई, पिस्टल शूट, फेमरल आर्टरी को अगर हम एक स्टेथोस्कोप का एक जो है वो सामने वाला पोर्शन होता है और जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको हम बेल कहते हैं, तो बेल से अगर सुनेंगे फेमरल ब्रूई को, फेमरल आर्टरी के ऊपर जो है वो बेल को रखा जाएगा तो फेमरल ब्रूई सुनाई दे सकती है। मरमर जो है वो अर्ली डायस्टोलिक मरमर भी इसमें मिलता है और सिस्टोलिक मरमर भी मिलता है, यानी दो तरह के मरमर मिलते हैं, एक से ज्यादा मरमर मिलते हैं। अदर साइंस क्या है, हीविंग एपेक्स बीट, ठीक है, पिछले लेक्चर में बात हुई थी टेपिंग एपेक्स बीट क्या होती है। एपेक्स बीट होती कहाँ है, कहाँ मिलती है, एपेक्स बीट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स ऑफ द हार्ट किससे बना हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बना हुआ है, सो एपेक्स बीट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है, और मिड क्लेविकुलर लाइन से 1 सेंटीमीटर मीडियल और फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, फोर्थ या फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होनी चाहिए, मिड क्लेविकुलर लाइन जहां पे उसको डायसेक्ट करती है, और उससे 1 सेंटीमीटर मीडियल हमें एपेक्स बीट मिलती है, जिसको हम फिंगर टिप के साथ हमने लोकेट करना होता है प्रीकॉर्डियम पे। एपेक्स बीट हमें मिल गई। नॉर्मल एपेक्स बीट ना तो टेपिंग होती है ना हीविंग होती है। टेपिंग का क्या मतलब होता है, नॉर्मल एपेक्स बीट नॉर्मल होती है, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। टेपिंग एपेक्स बीट कौन सी होती है कि बंद दरवाजे पे अगर आपने हाथ रखा है और दूसरी तरफ से कोई दरवाजा नॉक करे, ये होती है, ऐसी फीलिंग आती है, ये होती है टेपिंग एपेक्स बीट। और हीविंग एपेक्स बीट क्या होती है, वो एपेक्स बीट जिससे आपकी फिंगर डिस्प्लेस हो, वो होती है हीविंग एपेक्स बीट। It is due to volume overload in the left ventricle. Fourth heart sound सुनाई दे रही होती है, crepation सुनाई दे रही होती है due to pulmonary congestion। जी बेटा क्वेश्चन। मैम ये एपेक्स बीट दोबारा बता दें काइंडली। अच्छा बेटा, apex beat is a very important viva question and exam question। apex beat हार्ट के कौन से चैम्बर से बनती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है, ठीक है।
जो हमारा प्रिकॉर्डियम के नीचे जो हमारा हार्ट है उसमें राइट और लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द एपेक्स बीट। लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स बीट बनाता है। नॉर्मल एपेक्स बीट, हमें एपेक्स बीट को प्रिकॉर्डियम के ऊपर एरिया ओवरलाइंग द हार्ट के ऊपर जो चेस्ट पे उस पे फिंगर से लोकेट करना होता है। तो एपेक्स बीट हमें कहाँ मिलेगी? मिड क्लेविकुलर लाइन विच इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि एक मिड एक्सिलरी लाइन है, एक मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक है, एक जो है वो इस तरह से पैरास्टर्नल, राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर है, राइट पैरास्टर्नल जो है वो बॉर्डर है, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर है। तो ये तो सचमुच में होते हैं, लेकिन मिड एक्सिलरी लाइन और मिड क्लेविकुलर लाइन हम ये इमेजिनरी लाइंस हैं टू डिस्क्राइब थिंग्स। ठीक है, तो मिड क्लेविकुलर लाइन में फोर्थ या फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे 1 सेंटीमीटर मीडियल, 1 सेंटीमीटर स्टर्नम की तरफ, ठीक है, हम अगर फिंगर रखेंगे तो हमें एपेक्स बीट मिलेगी। नॉर्मल एपेक्स बीट ना हीविंग होती है ना टेपिंग होती है, नॉर्मल एपेक्स बीट नॉर्मल होती है। तो टेपिंग का क्या मतलब है कि जैसे बंद दरवाजे के एक तरफ हमने हाथ रखा हुआ है और दूसरी तरफ कोई उसको दरवाजे को खटखटा रहा है जोर जोर से, तो ये जो फीलिंग होती है इस तरह की होती है टेपिंग एपेक्स बीट, जो कि माइट्रल स्टेनोसिस में सुनाई देती है। टेपिंग एपेक्स बीट माइट्रल स्टेनोसिस में सुनाई देती है। और ये क्या है? हीविंग एपेक्स बीट। हीविंग क्या होती है कि जब हमारी फिंगर एपेक्स बीट के साथ डिस्प्लेस करे, एग्जामिनिंग फिंगर एपेक्स बीट के साथ डिस्प्लेस करे, उसके साथ ऊपर हो, तो उसमें फिर हम कहते हैं कि हीविंग एपेक्स बीट है, व्हिच अकर्स इन द केसेस ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन वही है इसी की चेस्ट एक्सरे एकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हमें हर तरह का कोई हाइपरट्रॉफी साइज है कार्डियक चैम्बर का, कोई लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, कोई राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, कोई एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, सब पता चल जाएगा। इनमें से किसी की भी डायलिटेशन है चैम्बर की, चैम्बर का साइज, वॉल थिकनेस सब पता चल जाएगा। वेल्व का स्टेनोसिस है, वेल्व की रिगर्जिटेशन है, उसका ग्रेड क्या है, ग्रेड 1 रिगर्जिटेशन है, ग्रेड 2 है, माइल्ड स्टेनोसिस है, मॉडरेट स्टेनोसिस है, सीवियर स्टेनोसिस है, all the details will be known। ठीक है, मैनेजमेंट में हम एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या करेंगे कि जो भी हमने इसकी कॉजेज पढ़ी है, सिफिलिस पढ़ा है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ा है, मार्फाइन सिंड्रोम तो वैसे कंजेनिटल है, लेकिन जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसको हमें करना है। जो कॉजेज हमने पढ़ी हैं उस कॉजेज में जो भी चीजें आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट द कॉज। अगर तो कोई वजह मिल जाती है एओर्टिक स्टेनोसिस के होने की तो और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो उसको पहले ट्रीट करें। इसके अलावा एओर्टिक रिगर्जिटेशन विद सिम्टम्स, वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन जिसको सिम्टम्स भी आ रहे होंगे। सिम्टम्स क्या थे? एंजाइना था, ब्रेथलेसनेस थी, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, देन वी विल गो फॉर एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट दैट मे बी कंबाइंड विद द एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट, यानी वेल्व रिप्लेसमेंट जो है वो और साथ साथ रूट रिप्लेसमेंट भी की जाए, और कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, यानी कि जो कॉर्नरी आर्टरी है उसका भी बाईपास किया जाए ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो वेंट्रिकल को, हार्ट को इंक्रीज हो जाए, तो मजीद बेहतरी हो जाए। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, एनुअल फॉलोअप, साल के बाद उन्हें बुला के एकोकार्डियोग्राफी की जाए फॉर एविडेंस ऑफ इंक्रीजिंग वेंट्रिकुलर साइज, उनके वेंट्रिकल का साइज मॉनिटर किया जाए कि वेंट्रिकुलर डायलिटेशन तो नहीं हो रही, कार्डियक फेलियर तो नहीं हो रहा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल्ड विद वेसोडाइलेटिंग ड्रग्स सच एज निफिडिपिन और एस इनहिबिटर्स। तो ये जो हार्ट है एओर्टिक रिगर्जिटेशन वाला जो वेल्व जहाँ पे पड़ा हुआ है, पहले ही एओर्टिक जो है वो रिगर्जिटेशन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई है, तो कार्डियक आउटपुट ऑलरेडी कम है, हार्ट के ऊपर ऑलरेडी वर्कलोड ज्यादा है, जो आफ्टर लोड है वो ऑलरेडी ज्यादा है। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है? आफ्टर लोड और ज्यादा हो जाता है। जिन ब्लड वेसल्स में हार्ट में ब्लड को पुश करना है उनका स्ट्रक्चर ही खराब है, उनके अंदर हाई प्रेशर है, तो कार्डियक वर्कलोड इवन मोर फिर ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट्स में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है ताकि कार्डियक वर्कलोड जो है वो और मजीद ज्यादा ना हो। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट जो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है वो बेटा आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप खुद पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछेंगे जी। एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन सबको क्लियर है? कोई इसके बारे में कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सा मरमर सुनाई देता है? एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सा मरमर सुनाई देता है? अहमद मुज्तबा,
अहमद मुश्तबा जो है वो बताएंगे कि एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सा मर्मर सुनाई देता है। हाँ जी, अहमद मुश्तबा किधर है भाई? एमन खालिद बताएंगी भाई कि एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सा मर्मर सुनाई देता है। एमन खालिद, यस मैम। बेटा एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सा मर्मर सुनाई देता है? बेटे एमन, एओर्टिक स्टेनोसिस में हमने कौन सा मर्मर पढ़ा है, कौन सा मर्मर सुनाई देता है? मैम मैंने लेट ज्वाइन किया है इसलिए मुझे नहीं पता। सिस्टोलिक मर्मर। कौन सा सिस्टोलिक मर्मर? बोल भी दो बेटा, एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सा मर्मर सुनाई देता है? ये सारे आपके वाइवा क्वेश्चंस हैं, आपको हर कार्डियक वेल्थ का मर्मर पता होना चाहिए। इजेक्शन है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, मैम शाबाश, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है। और एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सी पल्स होती है? मैम स्लो राइजिंग। तो शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, टेपिंग एपेक्स बीट किस में होती है? कौन से वेल्वुलर लियन में टेपिंग एपेक्स बीट होती है? माइट्रल स्टेनोसिस। शाबाश। और हीविंग एपेक्स बीट हमने किस में पढ़ी है कि उसमें हीविंग एपेक्स बीट होती है? हीविंग मैम एपेक्स बीट एपेक्स में। किसमें? हीविंग एपेक्स बीट जो है वो किसमें होती है? एपेक्स बीट में। एपेक्स बीट तो होती है, लेकिन एपेक्स बीट हीविंग कब होती है? नॉर्मल नॉर्मल जो एपेक्स बीट होती है मैम वो जब वो ना डिस्प्लेस टैपिंग होती है। वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। मैम जब वॉल्यूम ओवरलोड होगा। हाँ जी, तो फिर वो किस में होता है? इस केस में जो हमने आज पढ़ा है वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होता है, ठीक है। और एओर्टिक रिगर्जिटेशन में कौन सा मर्मर सुनाई देता है? ऑल दीज आर योर वाइवा क्वेश्चन। डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मर्मर भी है और मोर देन वन मर्मर सुनाई देते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन। सिस्टोलिक भी आएगा। सिस्टोलिक भी आता है। मोर देन वन मर्मर सुनाई देते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। अच्छा, पेशेंट जो है वो उसको सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है या सिवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, विल यू गो फॉर वेल्व रिप्लेसमेंट? पेशेंट को सिवियर एकोकार्डियोग्राफी के ऊपर सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है या सिवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, बट देयर आर नो सिम्टम्स, patient is asymptomatic, when you go will you go for aortic valve replacement? नो। शाबाश, ठीक है क्योंकि बेटा, मैम वो शाबाश। एसिम्प्टोमेटिक है, अगर तो वो एसिम्प्टोमेटिक ना होता तो फिर हम जाते हैं। अगर तो पेशेंट सिम्टोमेटिक हो तो फिर हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी जी, एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।